नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच लाइव के 7 बजे के प्रोग्राम में। इजराइल में नेतन्याहू की कंडीशन दिन ब दिन खराब होती जा रही है। उसने ये डिसीजन तो करवा लिया कि गजा पर पूरा कब्जा होगा, लेकिन कब्जा कैसे होगा ये देखना होगा। आर्मी तक खिलाफ है। आर्मी लगातार कहती रही, आर्मी का चीफ लगातार कहता रहा कि गजा पे कब्जा करने से कोई फायदा नहीं होना है सिवाय नुकसान के। और 7 अक्टूबर तक जो चुना है नेतन्याहू ने, जानबूझकर 7 अक्टूबर चुना है, 7 अक्टूबर तक गजा पे कब्जा करना पॉसिबल नहीं है। बाहर का विरोध तो हो ही रहा है, बाहर के विरोध की बात मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं आपको एक ऐसा वीडियो दिखा रहा हूं जिसको देखकर आप चौंक जाएंगे। चैनल 12 का वीडियो है ये। चैनल 12 इजराइल का बहुत इंपॉर्टेंट टीवी चैनल है और उसके अंदर लोग घुस गए। कौन से लोग घुस गए? जो जंग की मुखालिफत कर रहे थे, जो कह रहे थे गेट आउट ऑफ गजा, गजा से बाहर निकलो, पहले ही जितना कुछ करना है कर चुके हो। और इन लोगों ने टीवी चैनल के ऑफिस के अंदर घुसकर जबरदस्त विरोध किया। उसका वीडियो बनाया गया और वो वीडियो टीवी 12 ने बाकायदा अपने यहां प्रसारित किया, दिखाया कि कैसे इजराइल की जनता खुद मुखालिफ हो गई है। कारण क्या है? कारण यह है कि इजराइल के आर्मी चीफ ने कहा है कि इसके लिए 2 लाख रिजर्व सैनिकों की जरूरत पड़ेगी। रिजर्व सैनिक कौन से होते हैं? रिजर्व वो होते हैं जो आमतौर पर लड़ाई नहीं लड़ते हैं, आमतौर पर बिजनेस कर रहे होते हैं, नौकरी कर रहे होते हैं, शहरी की जिंदगी जी रहे होते हैं। लेकिन जब जंग होती है तो उनको सेना में भर्ती किया जाता है और जाकर उनको लड़ना होता है। अब लोग पहले ही परेशान हैं, इतने सारे इजरायली सैनिक मारे जा चुके हैं, घायल हुए हैं, बीमार हैं, मानसिक तौर पे बीमार हैं। अब नए लोगों की भर्ती होगी, लोग लड़ने को तैयार नहीं हैं। ऐसे में नेतन्याहू क्या करेगा ये देखना होगा। और उधर यूरोप से लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है। जर्मनी ने हथियार देने से मना कर दिया है कि अब हम ऐसे हथियार नहीं देंगे जो गजा के अंदर इस्तेमाल होंगे। अमेरिका में अगर देखें तो रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स दोनों इसकी मुखालिफत कर रहे हैं कि वहां गजा में कोई जंग नहीं होनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री, इंग्लैंड जैसी कंट्री, फ्रांस जैसी कंट्री, बेल्जियम जैसी कंट्री, इटली जैसी कंट्री जो लगातार साथ रहे हैं इजराइल के, वो सब इस बात पे मुखालिफत कर रहे हैं कि गजा के अंदर कोई लड़ाई नहीं होनी चाहिए। सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग चल रही है और दुनिया भर से लगातार इजराइल के ऊपर दबाव बढ़ता जा रहा है। उधर लेबनान में कोशिश ये की जा रही है कि किसी तरह से हिजबुल्लाह को डिसआर्म किया जाए। वहां की जो सरकार है उसने ये तय किया है कि वहां की आर्मी हिजबुल्लाह को डिसआर्म करेगी। इससे एक बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया है वहां सिविल वार जैसी सिचुएशन होने की। आप याद कीजिए 2006 में अगर हिजबुल्लाह नहीं होता तो लेबनान पर इजराइल का कब्जा हो गया होता। और सिर्फ शिया नहीं, सुन्नियों का भी एक बड़ा हिस्सा और ईसाइयों का भी एक बड़ा हिस्सा हिजबुल्लाह को सपोर्ट करता है, मानता है कि हिजबुल्लाह ही देश को बचा सकता है। ऐसे में वहां के प्राइम मिनिस्टर अमेरिका, सऊदी अरबिया वगैरह के दबाव में आकर ये डिसीजन तो ले रहे हैं कि आर्मी हिजबुल्लाह को डिसआर्म करेगी, लेकिन क्या आर्मी की इतनी औकात है कि वो हिजबुल्लाह को डिसआर्म कर पाए? और अगर ये कोशिश होगी तो फिर वहां की गलियों में, सड़कों पर जंग होगी, जो अमेरिका भी चाहता है और इजराइल भी चाहता है। इंटरनेशनल खबरों को छोड़ दें, देश के अंदर देखें तो कल एक बड़ा धमाका किया हमारे वायुसेना अध्यक्ष ने, एयर चीफ मार्शल ने। उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान के 5 जहाज गिराए थे। जब एयर चीफ मार्शल कह रहे हैं तो हम उस पर भरोसा करेंगे, लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि आखिर इतने दिनों तक आप खामोश क्यों रहे? पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में यह परसेप्शन बना लिया कि उसने भारत के जहाज गिराए, लेकिन भारत की तरफ से यह बयान आता है तो फिक्की के एक आयोजन में बयान आता है, ना तो आर्मी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बताया जाता है, ना संसद के अंदर बताया जाता है। चलते फिरते बात करते हुए एफआईआई की कॉन्फ्रेंस में अगर एयर चीफ मार्शल ये बात कह रहे हैं तो फिर थोड़ा सा आश्चर्य जरूर होता है कि इस समय यह बात क्यों की जा रही है। आश्चर्य इसलिए भी होता है कि संसद में जब बहस चल रही थी उस समय अमित शाह ने कहा कि बैसरण घाटी में, पहलगाम में जो आतंकवादी थे उनको मार दिया गया है। बाद में पता चला कि गलत बात थी, उनकी पहचान नहीं हुई थी उस समय तक, और बाद में जब पहचान हुई तो पता चला वो दूसरे आतंकवादी थे। और अब जब सरकार फंसी हुई है वोट चोरी के मुद्दे पर, तब बात की जा रही है कि 5 जहाज गिराए गए, तो लोग इस पर शक कर रहे हैं। आर्मी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात अलग तरीके से क्लियर कहनी चाहिए थी, और तब नहीं कही तो कम से कम अब तो जरूर कहनी चाहिए थी। इसके अलावा भी देश के अंदर
वोट चोरी और इससे जुड़े हुए बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर बात जरूरी है और जिन खबरों को लेकर आ रही हैं शालिनी। देखते रहिए पूरा वीडियो। अब वक्त कुछ बड़ी खबरों को परखने का। बिहार एसआईआर मामले को लेकर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा। 13 अगस्त को होगी सुनवाई। मध्य प्रदेश में बीजेपी विधायक के भतीजे ने टोल प्लाजा पर किया हंगामा। आरोप कि उसने टोल कर्मियों को मारने की धमकी दी और जमकर अभद्रता की। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार और अनंत सिंह की मुलाकात पर कहा, मैं इन पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, ये सिर्फ AK-47 की भाषा समझते हैं। आर्मी चीफ बोले, ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार ने फ्री हैंड दिया था। हम चेस खेल रहे थे, न हमें न दुश्मनों को पता था अगला कदम क्या होगा। कपिल सिब्बल बोले, जगदीप धनखड़ लापता, मुझे उनकी चिंता। कहा, अमित शाह पूर्व उपराष्ट्रपति की जानकारी दे, नहीं तो हम कोर्ट जाएंगे। शरद पवार बोले, 2 लोगों ने 160 सीटें जीतने का दावा किया। महाराष्ट्र चुनाव से पहले इन्हें राहुल के पास लेकर गया, उन्होंने ऑफर ठुकराया। दिल्ली एनसीआर में जारी रहेगा बारिश का दौर। बिहार के मुंगेर में आई बाढ़। एमपी में अगस्त की शुरुआत में बारिश नहीं, 24 साल में पहली बार हुआ। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में अमेरिकी वकील बोले, पायलट को जिम्मेदार ठहराना आसान। बोइंग अपने बचाव में किसी भी हद तक जा सकती है, उसके पास ताकतवर लॉबी। अब वक्त कुछ बड़ी खबरों को परखने का। बिहार वोटर लिस्ट विवाद पर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा। बिहार की वोटर लिस्ट से लगभग 65 लाख मतदाताओं के नाम हटाए जाने के विवाद पर भारत निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी स्थिति साफ की है। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को भरोसा दिलाया कि मतदाताओं के नाम बिना वजह नहीं हटाए जाएंगे। नाम हटाने से पहले प्रभावित व्यक्ति को अपनी बात रखने और जरूरी दस्तावेज दिखाने का पूरा मौका दिया जाएगा। इस प्रक्रिया की जानकारी भी पहले से दी जाएगी। ईसीआई ने यह भी कहा कि नियमों के तहत एक मजबूत अपील सिस्टम बनाया जाएगा ताकि हर मतदाता को अपनी शिकायत दर्ज कराने का विकल्प मिल सके। आयोग ने कहा कि उसने ये सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं कि कोई भी योग्य मतदाता सूची से बाहर ना रहे। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के प्रिंटेड और डिजिटल कॉपी 1 अगस्त से 1 सितंबर तक राजनीतिक दलों को उपलब्ध करा दी गई है। वहीं आम जनता के लिए ऑनलाइन लिस्ट देखने की सुविधा भी दी गई है। अगर किसी योग्य व्यक्ति के पास जरूरी दस्तावेज नहीं है तो आयोग उन्हें दस्तावेज प्राप्त करने में मदद करेगा। इसके लिए 2.5 लाख स्वयंसेवक भी तैनात किए गए हैं। वहीं एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की थी कि ईसीआई उन लोगों की एक अलग लिस्ट जारी करे जिनके नाम हटाए गए हैं और हर नाम के साथ हटाने का कारण भी बताया। इस पर चुनाव आयोग ने एडीआर की मांग को अस्वीकार कर दिया। ईसीआई ने अपनी दलील में कहा कि नियमों के तहत उसे कोई अलग लिस्ट जारी करने या नाम ना शामिल करने का कारण बताने की जरूरत नहीं है। आयोग ने कहा कि वो पहले ही बूथ स्तर पर राजनीतिक दलों को लिस्ट उपलब्ध करा चुका है। क्या बिहार डिप्टी सीएम के पास हैं 2 वोटर आईडी कार्ड। बिहार में इस वक्त वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के मुद्दे पर जमकर बवाल मचा हुआ है। जहां एक तरफ संसद में इस मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेरे हुए है, वहीं दूसरी ओर बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के बाद डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के भी 2 एपिक नंबर मिले हैं। मतदाता सूची में विजय सिन्हा का लखीसराय और पटना के बांकीपुर विधानसभा के नाम से एपिक नंबर दर्ज है। एपिक नंबर को लेकर ईसीआई की वेबसाइट चेक करने पर भी ये सामने आया है कि जिसमें 2 वोटर आईडी कार्ड पाए गए हैं। दोनों में एड्रेस और उम्र अलग अलग है। नाम और पिता का नाम एक ही है, लेकिन एक वोटर आईडी में पिता का नाम शारदा रमन सिंह लिखा गया है। हालांकि डिप्टी सीएम ने 2020 के एफिडेविट में अपनी उम्र 54 और एड्रेस एग्जीबिशन रोड और स्थित पुष्प विहार अपार्टमेंट के बगल में मां भवानी शारदालय पटना बताया था। यह एड्रेस दोनों ही वोटर आईडी कार्ड पर नहीं है। इसे लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तेजस्वी ने कहा कि विजय कुमार सिन्हा का 2 एपिक नंबर है, वो भी 2 विधानसभा क्षेत्रों में, जिनमें उम्र भी अलग अलग है। तेजस्वी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऑफिशियल वेबसाइट पर भी दोनों एपिक नंबर्स को ऑनलाइन चेक करके दिखाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बिजली ही चली गई। इस पर तेजस्वी ने कहा कि ये वही मुख्यमंत्री जी का बिजली है जो फ्री है क्या।
तेजस्वी यादव बोले या तो विजय सिन्हा फर्जी है या फिर इसी ने फर्जीवाड़ा किया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि जो हम लोग एसआईआर को लेकर आरोप हैं वो यूं ही नहीं लगा रहे, या तो विजय सिन्हा ने 2 जगह जाकर साइन किया होगा, या तो चुनाव आयोग ने फर्जीवाड़ा किया है, या तो बिहार का डिप्टी सीएम ही फर्जी है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग से हम लोग निष्पक्षता और ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं। तेजस्वी के ऊपर मीडिया ट्रायल हुआ, दिल्ली में बैठकर लोग मुझे जेल भेज रहे थे। 7 अगस्त की शाम मुझे इलेक्शन कमीशन की ओर से नोटिस आया, हमने अगले ही दिन 8 तारीख को जवाब दिया। चुनाव आयोग ने मुझे स्पीड पोस्ट से नोटिस भेजा तो मैंने भी स्पीड पोस्ट से ही नोटिस भेज दिया। वहीं पटना जिला प्रशासन और लखीसराय जिला प्रशासन डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को भी नोटिस भेजेंगे। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त को नियंत्रण देता हूं, वो हमारे विधानसभा क्षेत्र में आए और देखें। नितिन गडकरी क्यों बोले हम कई समस्याओं का सामना कर रहे। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की धमकी के बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कुछ देश अपनी आर्थिक संपन्नता के कारण दादागिरी करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर हमारे पास अच्छी टेक्नोलॉजी और संसाधन होंगे तो हमें दादागिरी नहीं करनी चाहिए, बल्कि विश्व के कल्याण के बारे में सोचना चाहिए। गडकरी ने विज्ञान और टेक्नोलॉजी पर जोर देते हुए कहा कि इनके इस्तेमाल से देश की प्रगति और विकास दर 3 गुना बढ़ सकती है। उन्होंने कहा कि देश में अभी जिन मुद्दों पर चर्चा हो रही है उन पर वो बात नहीं करना चाहते, लेकिन उनका मानना है कि दुनिया झुकती है, बस झुकाने वाला चाहिए। उन्होंने आयात कम करने और निर्यात बढ़ाने को सबसे बड़ी देशभक्ति बताया। उनके अनुसार विश्व गुरु बनने के लिए ये बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि दुनिया की सभी समस्याओं का समाधान विज्ञान, टेक्नोलॉजी और ज्ञान में छिपा है। क्या कांग्रेस ने लॉन्च की अपनी वेबसाइट। एक तरफ राहुल गांधी लगातार चुनाव आयोग पर निशाना साध रहे हैं, वहीं इस बीच कांग्रेस ने 10 अगस्त को वोट चोरी नाम की एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल के माध्यम से जनता कथित चुनावी धांधली के सबूत डाउनलोड कर सकती है और चुनाव आयोग से जवाब मांग सकती है। लोग खुद भी धांधली की रिपोर्ट इस पोर्टल पर दे सकते हैं। इस पोर्टल पर राहुल गांधी का एक वीडियो भी है जिसमें वो बड़े पैमाने पर चुनावी घोटाले की बात करते हैं और दावा करते हैं कि भाजपा और चुनाव आयोग मिलकर लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने वाले लोगों को एक सर्टिफिकेट भी मिलता है जिसमें लिखा होता है कि वो चुनाव आयोग से डिजिटल वोटर लिस्ट की राहुल गांधी की मांग का समर्थन करते हैं। इस सर्टिफिकेट पर कांग्रेस अध्यक्ष और अन्य वरिष्ठ नेताओं के हस्ताक्षर भी हैं। राहुल गांधी ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस वेबसाइट के लॉन्च की घोषणा की थी, जिसे कांग्रेस की रिसर्च टीम ने 6 महीने की जांच के बाद तैयार किया। वेबसाइट पर कर्नाटक के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में 1,250 फर्जी मतदाताओं के सबूत पेश किए गए। राहुल गांधी का कहना है कि ये सिर्फ एक उदाहरण है और ऐसी धांधली पूरे देश में हो रही है। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के इन आरोपों को बेतुका बताया और उनसे या तो शपथ पत्र जमा करने या देश में माफी मांगने के लिए कहा है। हालांकि चुनाव आयोग ने कई राज्यों में मतदाता पोर्टल से डिजिटल कॉपी निकालने को मुश्किल कर दिया है और इस मामले पर महाराष्ट्र के दिग्गज नेता शरद पवार ने राहुल गांधी का समर्थन किया है और चुनाव आयोग से मामले की गहराई से जांच करने की मांग की है। तो ये थी आज की खबरें। कल शाम 7 बजे फिर हाजिर होंगे अगली खबरों के साथ। अगर आपको आज की खबर अच्छी लगी, जानकारी भरी लगी तो इसे अपने दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर कर ले। कल तक के लिए नमस्कार, शब्बा खैर, गुड नाइट।